हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के सभी शिफ्टों का एग्जाम पैटर्न कैसे आ सकते हैं, तो आज की इस क्लास में एक संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। तो एसएससी ने 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के 16 शिफ्टों का पेपर कंप्लीट करा लिया सीएचएसएल का। तो इन 4 दिनों में एसएससी सीएचएसएल का 4 दिन अलग अलग पैटर्न पे सवाल पूछे गए थे। तो जिस तरह से जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल अभी तक 16 शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो अब आने वाले शिफ्टों में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज की इस क्लास में कंप्लीट फुल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है, एक बार इस पेपर को जरूर हल करके बैठेंगे, काफी आपको फायदा होने वाला है और बहुत ही कॉन्फिडेंट आपके अंदर आने वाला है। सवाल का लेवल जो होगा वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होने वाले हैं। तो अब देखिए, जिस तरह से एसएससी सीएचएसएल में सवाल बनेगा वो लेवल आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। तो इसलिए अपने शिफ्ट से पहले एक बार इस पेपर को हल करिएगा, क्योंकि सवालों से आपको आइडिया मिलने वाला है कि किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। तो इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इन 70 क्वेश्चन को अपने शिफ्ट से पहले एक बार जरूर हल करना है और टारगेट 70 में से 70 रखिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें जीएस होगा, करंट अफेयर होगा, इंग्लिश, मैथ प्लस रीजनिंग के वो क्वेश्चन होंगे जो आपके 16 शिफ्टों के आधारित पर होंगे, प्लस आने वाले शिफ्टों में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कथन और निष्कर्ष वाले सवालों पे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न कथन क्या बोल रहा है। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। श्रमिक नेता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। क्या आपका असर्शन यानी कथन का जो रीजन वो सही स्पष्टीकरण है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1930 के दशक के जो आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी थे लहर में, इसमें श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, क्योंकि भाई इसमें जो श्रमिक नेता थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को क्या करते थे, मानते थे और उनकी प्रतिक्रियावादी को समझते थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही हैं तथा जो आपका कारण है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसलिए ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला नील विद्रोह, दूसरा संताल विद्रोह, तीसरा दक्कन दंगे, चौथा सिपाही विद्रोह। तो साथियों, जो आपका पहला नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था, 1859-60 में हुआ था। और दूसरा संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। और तीसरा दक्कन जो दंगे हुए थे वो किस सन में हुआ था, तो 1875 में हुए थे। और सिपाही विद्रोह यानी चौथा, ये आप सभी को मालूम होगा कि 1857 में हुआ था। तो हमें भाई इस घटनाओं का सही कालानुक्रम में सेट करना है, यानी सबसे पहले कौन हुआ था भाई। देखिए, सबसे कम ईयर में कौन सी हुआ था, संताल विद्रोह जो कि 1855, तो नंबर हमारा 2 पहले रहेगा। उसके बाद कौन सा रहेगा भाई, 1857 रहेगा जो कि सिपाही विद्रोह, तो चौथा नंबर रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, 1859 या 1875, तो 1859 यानी 1 नंबर रहेगा, क्योंकि 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था, तो 1 नंबर हो जाएगा। तो एक संख्या कौन, 1875 जो कि दक्कन दंगे हुए थे, तो ये लास्ट में हो जाएगा, यानी 24-13 देखिए डी ऑप्शन पे दिया है, तो यही कालानुक्रम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24-13 में। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। बताइए, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1950 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 129 करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? बताइए, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र से संभव नहीं है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? तो पश्चिमी जीवन शैली अपनाना उनका उद्देश्य नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7। समुद्री समीर बहती है, तो बताइए किस समय बहती है समुद्री समीर? तो याद रखिएगा दिन के समय समुद्री समीर बहती है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? बताइए, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता तो भाई डिक्रीज कर जाती है, यानी घट जाती है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? भाई हर शिफ्ट में आपके एक फोक डांस का, नृत्य का और एक आपका त्योहार का सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। ओके, दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और भाई जितने भी स्टूडेंट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम बाकी है, हम आपको एक बात बताते हैं कि प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और कल हमने रीजनिंग का क्लास आपको प्रोवाइड किया है। इससे पहले क्लास रीजनिंग का है, वो आप जाकर क्लास कंप्लीट वॉच कर लीजिए। रीजनिंग में आपका वही 25 में से 25 कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप वाला क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस वो क्लास आपको कंप्लीट वॉच करना है। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिए। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के नाम से है। ओके, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे क्लास आएगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? बताइए, तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? सीमा किरमानी, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और मल्लिका साराभाई, ये तो भाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। आपको याद होगा तो मल्लिका साराभाई। सुनंदा नायर, तो सुनंदा नायर ही निर्दोष एक मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो शाश्वती सेन है ये कथक से संबंधित है। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस किस वर्ष में शुरू की गई? तो 1975 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? रागमाला इन संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो रविशंकर की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए, जो इस टाइम अब महिलाओं का भी प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुका है, तो पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 2023 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम डेट कब होने वाला, आपका एग्जाम किस तारीख को है, क्योंकि आपको क्लास प्रोवाइड करना है। जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये क्लास आपकी चलने वाली है, ठीक है। तो देखिए, उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? बताइए, मालाबार तट भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो भारतीय वित्त आयोग। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बताइए, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कमला किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत होगा? बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत होगा? तो 1.5% होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। त्रिपुरा की खर्ची पूजा किस महीने में मनाई जाती है? जो त्रिपुरा की खर्ची पूजा है वो किसके महीने में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा जुलाई अगस्त के महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बताइएगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अडयार में किया गया था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टीयर 1 के पेपर में ज़्यादा कठिन लेवल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। यदि आपका मैथ रीजनिंग में यदि पूरा बेसिक क्लियर है, मैथ में यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप स्कोर करने वाले हैं। प्लस आपका कैलकुलेटिंग स्पीड होगा, तो आप भाई 25 में से लगभग 22-23 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि मैथ के थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ओके, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? बताइए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो CRR बोला जाता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, और इंग्लिश और जीएस की बात हम लास्ट में आपको बताएंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन आप तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जो हम 51 से लेकर 70 वाला क्वेश्चन आपको हम करा देंगे जीएस और इंग्लिश, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, लास्ट के 20 क्वेश्चन। अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनाया गया था? बताइए, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? तो सरस्वती बीड़ा वादक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बताइए, सम्राट अशोक के
किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख 13 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर में सवाल पूछ सकता है। बताइए कि जो 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ 2024 में, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, यूएई में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? बताइए, भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश की? तो 16.50 है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? बताइए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया था? बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश। तो दोस्त मेरे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। जितने भी हम आपको यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे, चाहे इंग्लिश की चाहे जीएस की, तो आपको कंप्लीट कर लेना है भाई। ओके, देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जैसे सेंटेंस दिया है, इसका मतलब समझना है, उसके लिए एक शब्द में केवल बताना है। जैसे देखिए, डिपार्टिंग आर हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। इसका मतलब कि किसी देश से कहीं और बनाने के लिए या बसने के लिए प्रस्थान करना या प्रस्थान कर जाना, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे भाई? किसी देश से कहीं और बसने के लिए प्रस्थान करना या प्रस्थान कर जाना, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेंट का मतलब होता है कि देश छोड़कर कहीं और बसने वाला। तो इमिग्रेंट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। एक्स कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बहिष्कृत होने वाला है। जो साथी बहिष्कृत जिसे कर देते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एक्स कम्युनिकेट बोलते हैं, बहिष्कृत होने वाला। और इमिग्रेंट, देखिए भाई, ई इसमें पहला ऑप्शन में ई से स्टार्ट किया है, लेकिन ऑप्शन सी में आई से। इमिग्रेंट है लेकिन आई से जो स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि जो अप्रवासी होता है, अप्रवासी का मतलब जो बाहर से आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी बोलते हैं। याद रखिएगा, इमिग्रेंट 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 का मतलब कि देश छोड़कर कहीं और जाने हैं। लेकिन आई से जो इमिग्रेंट होता है ना, कि जो बाहर से अपने देश आता है, ठीक है। नेटिव का मतलब क्या होता है? मूल निवासी होता है अपना, है ना दोस्त। तो इस सवाल का ऑप्शन है, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? ऑब्लिगेशन पहला है क्या भाई? जो ऑब्लिगेशन हमारा जो कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन का राइट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, OBLI होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए ई दे रखा है, तो यहीं से रॉन्ग हो गया। अब इस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? हमारा जो कर्तव्य होता है, जो हमारा जिम्मेदारी होता है,
ओके, ओवरव्यू का मतलब जो हम समीक्षा करते हैं, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, जो हम समीक्षा करते हैं। अपोनेंट का मतलब क्या, जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है। और ऑनमेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो हमारे लिए मरहम का काम करता है। ठीक है, तो इस सवाल का पहला ही ऑप्शन ऑब्लिगेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ठीक हमने लिखा है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। सी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम। बताइए इनमें से कौन सा आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बताइए एरर कहाँ पे इसमें, बताइए दोस्त। तो दोस्त मेरे यहाँ याद रखिएगा, सी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम, यहाँ परफॉर्म्ड क्रिया के साथ भाई बैडली क्रिया विशेषण का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि क्रिया का वर्णन करता है बैड, विशेषण जो परफॉर्म के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, बैडली होना चाहिए। सी परफॉर्म्ड बैडली इन द एग्जाम होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई 3 से 4 सवाल पूछ दिया यार एक ही शिफ्ट में विलोम शब्द का। फेटिड का मतलब क्या होता है, बताइए। फेटिड का मतलब याद रखिएगा बदबूदार जो होता है, क्या होता है, बदबूदार होता है या दुर्गंधित होता है। इसका उल्टा क्या होगा, फ्रेग्रेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, सुगंधित होता है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फेटिग्यू का मतलब क्या होता है, फेटिग्यू का मतलब होता है थका हुआ। ओके, फॉल्स का मतलब गलत होता है, और फटल का मतलब जो घातक होता है, जो घातक होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। तो साथियों अपना एग्जाम डेट प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वो का मतलब बताइए, वेग, VAGUE, इसका मतलब कि धुंधला होता है। क्या होता है, धुंधला होता है, या आप बोल सकते हो अस्पष्ट, अस्पष्ट जिसे हम बोलते हैं वो का मतलब। तो एविडेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो बिल्कुल आपको समानार्थी शब्द बताना होगा भाई। पेलुसिड क्या मतलब, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट। हैजी का मतलब जो स्पष्टता दर्शाता है, तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वो का मतलब हमने आपको बताया कि स्पष्ट या धुंधला, तो हैजी का मतलब हो जाएगा जो स्पष्टता दर्शाता है। ओके, सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक होता है। क्या होता है, प्रतीकात्मक होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर आस्क्ड अस टू आवर एसे फॉर स्पेलिंग इन ग्रामर एरर। यानी शिक्षक ने हमसे हमारे निबंधों में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को करने को कहा, यानी कि रिवाइज करने के लिए बोलेगा। जो हमने भाई अपना निबंध लिखा है उसमें शिक्षक ने कहा कि वर्तनी यानी उसको सही स्पेलिंग चेक करिए, और कोई ग्रामेटिकली तो मिस्टेक ने उसको, उन त्रुटियों को आप क्या करिए, क्या करिए, रिवाइज करिए, पुनः जांच करिए, समीक्षा करिए। रिवाइज का मतलब क्या होता है, पुनः जांचना या समीक्षा करना। एडवाइस मतलब क्या होता है, सुझाव देने के लिए कहेगा। एडवाइस मतलब क्या होता है, सुझाव होता है। और रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना होता है। तो ये होगा नहीं भाई, पहचानना। ठीक है, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, घूमना। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, घूमना। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द टीचर आस्क्ड अस टू रिवाइज आवर इसे फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफ्टन ऑडिबली। इसका मतलब अपने आप से अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़ों में बात करने की क्रिया को क्या बोलेंगे, बताइए। अपने आप से अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़ों में बात करने वाली
क्रिया को हम क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलते हैं। बताइए, मोनोलॉग का मतलब ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, एक तरफा भाषण होता है। क्या होता है? जो एक तरफा भाषण देता है। मोनोलॉग का मतलब होता है मेरे दोस्त एक तरफा भाषण देना, ठीक है। और डायलॉग का मतलब संवाद जो करता है भाई, डायलॉग जो हम देते हैं यानी संवाद, तो सॉलिलोक्वी बोलेंगे। क्या साथी? सॉलिलोक्वी, जो खासकर थिएटर में उपयोग होता है उसको क्या बोलेंगे? सॉलिलोक्वी बोलेंगे। ऑप्शन सी सॉल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन होता है। ओके, तो इस सॉल का ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो का बताइए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सो का मतलब भाई आप जानते हैं कि सो मतलब दिखाना होता है। सो मतलब दिखाना होता है और आपका खुला हुआ होता है ना दोस्त? खुला हुआ होता है। जैसे कवर मतलब क्या होता है? ढकना होता है। कवर मतलब ढकना। एग्जिबिट का मतलब कि जो हम स्कूलों में पहले एग्जीबिशन करते थे, यानी कुछ अपना प्रैक्टिकल बना के प्रदर्शित करते थे, यानी प्रदर्शित करना। रजिस्टर मतलब क्या? दर्ज करना। दर्ज करना। डिस्प्ले मतलब दिखाना। तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हमें बताना, कवर यानी ढकना हो जाएगा। सो मतलब दिखाना, कवर मतलब ढकना। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, किसी प्रकार का डाउट होगा किसी भी प्रश्न पे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन्हें बताइए। एक्साग्रेट का मतलब अतिरंजना करना। क्या होता है? अतिरंजना करना, ठीक है। एकोमोडेट मतलब क्या? जो समायोजित करना होता है। क्या? समायोजित करना होता है, ठीक है। और एक्सबरेंट का मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्ण, जो हम बहुत ही उत्साह भर जाते हैं अपने अंदर। प्रिजर्व भाई, प्रिजर्व का जो दृढ़, हम जो दृढ़ रहते हैं उसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। क्या होता है? PERSEVERE होता है। पर सैवरे होता है। यहाँ पे देखिए PRSER बीच में दे दिया, तो ये इसका हो जाएगा? रॉन्ग हो गया। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पर सैवर का मतलब होता है दृढ़ रहना, दृढ़ रहना, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वेस, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट यू यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। इसका मतलब कि जैसे मेरे दोस्त हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आपके भाई बहन ने गलती से आपका कोई पसंदीदा चीज भाई तोड़ दिया हो, तोड़ दिया, तो आप उन्हें इस बारे में चिंता न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए। जैसे कि आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, तो जैसे कि आपका कोई पसंदीदा चीज़ है, आपका बहुत ही फेवरेट है, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया, तो आप उन्हें इस बारे में भाई चिंता न करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए। जैसे जब कोई गलती हो जाए और उसे लेकर चिंता न करने को हम बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बताइए। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो याद रखिए उसे हम क्या बोलेंगे? डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बोलेंगे। ओके, तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सैलो ब्रुक आर नॉइजी, मतलब कि यहाँ से जल स्रोत पर कहावत, यहाँ पे जो कि सैलो ब्रुक आर नॉइजी, उसको क्या बोलेंगे? जल स्रोत पर रखना। और बाइट द बुलेट यानी कठिनाई सहने के लिए। और यू आर वॉकिंग ऑन एयर, इसका मतलब कि खुश रहने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। तो रीजनिंग का, तो साथी इस क्लास के पहले कल हमने आपको एक रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड किया है, तो उस रीजनिंग की क्लास को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा भाई अपने शिफ्ट से पहले। मुश्किल से 40 से 45 मिनट का वो क्लास है, मैंने लगभग 20 क्वेश्चन कराया उसमें, तो उस क्लास को एक बार आप जरूर से जरूर वॉच करिएगा। जैसे देखिए 4 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 से संबंधित है, 15 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 48 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैसे 4 जो 15 से संबंधित है, 15 48 से संबंधित है, तो हमसे 7 का पूछा है, तो इसमें तो भाई बताइए क्या होगा? तो इसमें पहले क्या होगा? पहले 4 का हम 15 का रिलेशन चेक करते हैं कैसे हो रहा होगा। तो दोस्त मेरे इसमें कैसे होगा? 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 बन जाएगा।
उसी प्रकार 15 से 48 है, तो 15 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45, 45 में 3 जोड़ देंगे तो 48 बन जाएगा। यानी पहले 3 गुणा करा है फिर 3 जोड़ दे रहा है। तो 7 का पूछा है, 7 में हम 3 का गुणा करते हैं 3 जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 7 त्रिक 21, 21 3 24, यानी 7 का रिलेशन 24 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47। ओडी 11 एक निश्चित प्रकार से कीएच 15 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार आईडी 5 ईएच 9 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यल के 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? यल के 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा? जब साथी अक्षर और नंबर एक साथ दे तो सबसे पहले आपको नंबर को हल करना है। तो ओडी 11 का रिलेशन कीएच 15 से, तो 11 से 15 यानी इसमें तो +5 किया है। अब हर एक अक्षर का कोड करिए, जैसे ओ होता है 15, डी होता है 4, के होता है 11 और एच होता है 8। देखिए 15 से 11 -4 हो रहा है, 4 से 8 +4 कर रहा है भाई। यानी स्टार्टिंग के पहले अक्षर में तो भाई देखिए -4 किया, फिर आपके एक अक्षर में और एक नंबर में +4 कर दिया है ना दोस्त मेरे? -4 +4 +4 ये रिलेशन हो रहा है क्या? दूसरे को भी हल कर लेते हैं। आईडी 5 इसका रिलेशन EH 9, देखिए 5 से 9 इसमें तो भाई +4 कर दिया। आई होता है 9, ई होता है 5, देखिए इसमें -4 कर दिया। डी होता है 4 और EH होता है 8, तो इसमें +4 कर दिया। बिल्कुल ठीक है भाई, -4 +4 +4 यही सेम प्रोसेस हमें यल के 3 में लगाना है जो हमसे पूछा है। चलिए यल के 3, तो सबसे पहले नंबर में 4 जोड़ देते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, लास्ट में 7 आ रहा है। तो देखिए एल होता है 12, के होता है 11, तो इसमें तो पहले में तो -4 करना है फिर +4 करना है। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 12 में 4 घटा 8, यानी एच अच्छा रहेगा। 11 4 15, 15 पे ओ, यानी HO7 हमारा आंसर होगा। यानी यल के 3 का रिलेशन किससे होगा? HO7 से, HO7 यानी पहला ऑप्शन। तो 47 का ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त आगे सॉल्व बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में गोल्फ को 1286 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और उल्फ को 6428 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इस भाषा में डब्ल्यू के लिए कूट क्या है? बताइए दोस्त मेरे, आप बताइएगा इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा। सिंगल डब्ल्यू पूछा है तो इसमें हम कैसे हल करेंगे? जैसे गोल्फ है GOLF, गोल्फ में 4 अक्षर हैं, 1 2 8 6, 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर कोड भी किया है। उसके बाद WOLF, उल्फ में 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर कोड किया। तो हमसे पूछ दिया डब्ल्यू, तो हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए डब्ल्यू को पहले कॉमन चेक करेंगे, गोल्फ में तो डब्ल्यू है ही नहीं, केवल उल्फ में है, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड हमारा इसमें नहीं लगेगा। दूसरा मेथड तब कौन लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में लगाएंगे? जो ये कोड हुआ है नंबर में, इसमें लगा देंगे। हर एक नंबर को एलिमिनेट करते हैं। देखिए 2 गोल्फ में है, 2 उल्फ में है, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। 6 देखिए गोल्फ में है और उल्फ में भी 6 है, तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा। उसका देखिए 8 गोल्फ में है, उल्फ में भी 8 है, तो ये भी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए केवल एक एक नंबर बच रहा है, गोल्फ में 1 बच रहा है और उल्फ में 4 बचा है, तो हमारा कोड क्या होगा बताइए। तो हम आपको बताएं कि जिसमें जो पूछा है यानी डब्ल्यू पूछा है जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। यानी डब्ल्यू भाई उल्फ में है, तो उल्फ में 1 नंबर 4 बच रहा है, तो ये कोड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जो हमसे सिंगल अक्षर पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर मिलेगा। तो डब्ल्यू पूछा, डब्ल्यू उल्फ में, तो 1 नंबर 4 बच रहा था, तो 4 आंसर हो जाएगा डब्ल्यू का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए जरा। तो भाई दोस्त मेरे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई 2 2 4 2 6 7 लोग को बैठाना है ना दोस्त मेरे? 7 लोग को बैठाना है इसमें। चलिए बैठाते हैं भाई। एक पहले वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग को। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे।
देखिए सवाल क्या दिया है मेरे दोस्त, ए के बाईं ओर गिनती करने पर ए और बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा इसको रहने देते हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट हल करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। क्योंकि भाई जो हमने 49 वाला क्वेश्चन आपको दिया था ना, वो सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए वो सवाल एसएससी सीएचएसएल में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, वो सवाल अभी तक नहीं पूछे गए, तो वो उस पर आपका टाइम जाएगा। थोड़ा सा आपका दिमाग हो सकता है कि उसमें आपका हो सकता है कि दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसलिए मैं वो सवाल नहीं कराया। टेंशन नहीं लेंगे, वो सवाल पूछे नहीं जा रहे पेपर में। ठीक है, देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ये सवाल पूछ रहे भाई हर शिफ्ट में। यानी यहाँ पे समीकरण दिया, हमें 171 बराबर 171 आंसर लाना है। बताइए दोस्त मेरे, 171 बराबर 171 आंसर लाना है। तो कैसे होगा बताइए, इस सवाल का परफेक्ट आंसर दीजिए। तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, माइनस और गुणा इस समीकरण में रखना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन का देखना होगा कौन सा ऑप्शन से 171 बराबर 171 होता है। तो पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं, माइनस और गुणा को बदलेंगे। जहां जहां माइनस होगा वहां गुणा रख देंगे, जहां जहां गुणा होगा वहां पे माइनस रख देंगे। देखिए 39/3 माइनस है तो माइनस को गुणा में बदल देते हैं। 11 प्लस 45 उसका गुणा है तो माइनस 17 बराबर 171, यही हमें आंसर लाना है। तो 3 का भाग 39 में देंगे 13 गुणा 171 प्लस 45 माइनस 17, 171 आंसर लाना है। 13 गुणे 11 कितना होगा, 13 दहा में 130, 13 कम 13 143, 143 प्लस 45 माइनस 17, 143 प्लस 45 कितना होगा, 5 3 8 4 4 8, 188 माइनस 17। तो दोस्त मेरे जब आप 188 में 17 घटाएं कितना होगा, 171 तो होगा। यानी इस सवाल का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 171 कैसे आ गया, पहला ऑप्शन माइनस और गुणा बदलने से। ओके, समझ में आप सभी को, समझ में आप सभी को कि नहीं बताइए। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए अब 51 से 70 तक जो भी हम आपको क्वेश्चन करा देंगे उसको आपको पूरा करना है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था, बताइए। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस राज्य के सीएम ने नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया है, बताइए। किस राज्य के सीएम ने नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया है, तो तेलंगाना राज्य के सीएम ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से वीर नाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। वीर नाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके इन सभी प्रश्नों को आप जरूर से जरूर अपने पेपर से पहले तैयार कर लेंगे। निम्नलिखित में से हरे कृष्ण बेहरा किस नृत्य से संबंधित है, बताइए। हरे कृष्ण बेहरा किस नृत्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसी से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वर्ष 2008 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है, बताइए। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितने लाख की है, तो 10 लाख तक की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा, भारतीय संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 ने
किस अनुसूची को जोड़ा था? तो सर जी 9वीं अनुसूची को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो 68.8% रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक किस शहर में अनावरण किया गया? बताइए। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक अनावरण किया गया किस शहर में? तो याद रखिए बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 61। तो दोस्त मेरी ये इंग्लिश के क्वेश्चन आप 10 तो भाई तैयार जरूर करेंगे। देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो 4 खंड दिया गया है, एक खंड उसमें ग्रामेटिकल एरर है, वही आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस को पढ़िए, देखिए। ही हैव वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री, यानी भाई उनके कारखानों में आयरलैंड और फ्रांस से श्रमिक काम करते हैं। तो दोस्त मेरे यहाँ आप देखिए ही हैव दिया है, कभी आपने ही के साथ हैव का प्रयोग होते हुए देखा है? बताइए बताइए दोस्त मेरे, हैव का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए। हैव का प्रयोग आई के साथ होता है, यू के साथ होता है, वी के साथ होता है और दे के साथ होता है। कभी भाई ही के साथ नहीं होता है। हैज ही के साथ हैज का प्रयोग होता है भाई, सिंगुलर ही सी इसके साथ प्रयोग होता है दोस्त। तो यही पहला ही तो खंड भाई रॉन्ग है, तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आप सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट। भाई बेस्ट को आपको अंडरलाइन वर्ड है तो इसको सही करना है। तो क्या हो सकता है? बेस्ट की जगह हम क्या बेटर कर सकते? नहीं। रोस्ट कर सकते? नहीं। वेल कर सकते भाई, वेल कर हैं। जैसे कि बेस्ट को वेल अच्छी तरीके से बदला जा सकता है। जैसे कि सरिता अच्छी तरह फ्रेंच बोलती है, ठीक है, तो यहाँ पे सरिता स्पीक्स फ्रेंच वेल, ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटर और जो गुड है, जो पहला ऑप्शन और ऑप्शन डी बेटर और गुड है, ये गलत है, क्योंकि भाई वे क्रिया जो स्पीक्स है इसको सही ढंग से ना आपका संशोधित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन्हें बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? जैसे इंटरवाइंड बिल्कुल ठीक लग रहा है, जो अंतर संबंधित होते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन जो हमारे अंदर प्रतियोगिता होता है भाई, ठीक। और रीइंबर्समेंट, इसका मतलब क्या होता है? रीइंबर्समेंट का मतलब होता है दोस्त मेरे प्रतिपूर्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिपूर्ति बोलते हैं। कॉमोडेशन, कॉमोडेशन जो हम प्रशस्ति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? COMMENMEDATION, कॉमेंडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके माने क्या होता है? प्रशंसा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे। तो डी ऑप्शन का स्पेलिंग गलत है, तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बेल्स एंड विसल। इसका मुहावरा का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्त मेरे बेल्स एंड विसल का मतलब होता है कि जैसे कि अनावश्यक या दिखावटी विशेषताएं, जैसे कि आप कोई चीज़ सजा रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ और है, तो इसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट, यानी आपके उत्पादों में आकर्षक लेकिन भाई अनावश्यक विशेषताएं जोड़ी गई है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्स एंड विसल का इडियम क्या होगा? अट्रैक्टिव बट
अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए 65 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनरस का बताइए क्या हो जाएगा। जैसे जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार होता है। अब इस उदार का मतलब क्या होता है, दयालु जिसे बोल सकते हैं, दयालु, या आप ईमानदार बोल सकते हैं, ईमानदार भी बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, क्लेवर हो जाएगा। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। निडी मतलब क्या होता है, जो जरूरतमंद होता है, जो जरूरतमंद होता है। कॉन्सिडरेट का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, जो विचारशील होता है, जो क्या होता है, विचारशील होता है। और मीन का मतलब होता है जो कठोर होता है भाई। तो इसी का उल्टा क्या होगा, जेनरस यानी उदार, दयालु। ईमानदारी का उल्टा क्या होगा, मीन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखते चलिएगा दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, अन्याय होता है। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, अन्याय होता है। जैसे कि कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या होता है, संतुष्टि होता है। क्या होता है, संतुष्टि होता है, ठीक है। डिमांड मतलब क्या होता है, हमारा मांग जो है, ठीक है। इक्वलिटी मतलब समानता। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव होता है, ठीक। तो बताइए भाई अन्याय का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो भेदभाव होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन होगा भाई। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 67। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब कि फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब कि अपने आप को असहज होना। जैसे कि हम किसी अपरिचित के यहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को हम बिल्कुल स्टेबल नहीं मानते, असहज अपने को महसूस करते हैं। जहाँ व्यक्ति अपने आप को अलग थलग और अजीब महसूस करता है उसको क्या बोलते हैं, टू बी आउट ऑफ प्लेस बोलते हैं। तो फिश आउट ऑफ वाटर का इडियम क्या होगा, टू बी आउट ऑफ प्लेस होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, आपको पूरा सवाल हम करा दे रहे हैं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड। वेदर का स्पेलिंग बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए वेदर ही तो दिया है, यानी द वेदर टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड। तो वेदर का स्पेलिंग क्या होता है, WEATHER। द वेदर टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 69। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इरूडिट, इरूडिट का मतलब क्या होता है, जो विद्वान होते हैं। तो आप सभी को समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बताना है विद्वान का। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है सर जी, मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। एजुकेट का मतलब क्या होता है भाई, शिक्षित होता है। तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा। विद्वान क्या होते हैं, एक शिक्षित होते हैं। ऑनेस्ट का तो होगा नहीं भाई, ईमानदार तो होगा नहीं। क्या होगा, ईमानदार तो होगा नहीं दोस्त मेरे। और हम्बल मतलब कि विनम्र तो होगा नहीं। तो क्या होगा दोस्त मेरे, एजुकेट होगा नहीं, शिक्षित होगा। बी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए आप लोग। सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, निषिद्ध होता है। अब बहुत लोग को तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि निषिद्ध का मतलब क्या होता है सर। निषिद्ध का मतलब कि जो जिसे हम रोक दिया जाए, जिसकी रोका गया, यानी जिसकी भाई अनुमति नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे कहीं धूम्रपान मना होता है तो इसको क्या हो गया, वहाँ पे रोका गया है। तो इसके लिए विलोम शब्द क्या होगा, प्रोटेक्टेड। संरक्षित हो जाएगा, संरक्षित, संरक्षित ये तो होगा नहीं भाई। बैन, बैन हो सकता है, प्रतिबंधित उल्टा हो नहीं भाई, ये तो भाई सिनोनिम्स होगा भाई। फॉरबिडन का बैन ये होगा नहीं। प्रिवेंटेड, प्रतिबंधित या रोका गया, रोका गया ये भी भाई सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है, रोका गया। आलो, अब देख अनुमति दी गई। अब देखिए साथी आलोड हो जाएगा। फॉरबिडन का मतलब कि रोका गया और इसका उल्टा क्या होगा, आलोग यानी अनुमति दी गई। तो इस सवाल का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
तो फाइनली दोस्त मेरे ये आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पेपर से पहले। तो इन सवालों को अपने पेपर से पहले एक बार जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। और आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको डाउट होगा अपने सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज जितना भी पेपर होगा हम उसके आधार पर शाम को आपको एक पूरा पेपर का हल देंगे, तो उस पेपर को आप जरूर हल करिएगा। लगभग 7:05 पे हम क्लास आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस पेपर को आप हल करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बगल में बेल घंटा उसको जरूर प्रेस करके दबा दीजिए, क्योंकि जैसी क्लास देंगे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपका मेहनत बहुत हुआ है, माता रानी की कृपा रहे कि इस बार आपका पेपर क्लियर हो। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।